हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज आप सबको पता है हमने बायोलॉजी में सेल टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज है सेल का पार्ट 2। आपको पता है 3 से 4 सेशन तो सेल में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बेसिक में हम लोग सेल को ही बायोलॉजी में सबसे पहले कवर करते हैं। और मेरा पर्पज सेल में इस तरीके से है कि मैं आपको पॉइंट्स वाइज चीजों को कवर कराऊं, ताकि आप एमसीक्यू में देखें तो भी आपको लगे कि आप सीधा आपको उन लाइन से ही एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम में, कुछ ऐसा भी। और मेरा पर्पज है कि जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को मैं थ्योरी में आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं। बेसिक चीजें आपने डिस्कस कर लिया। आज हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, वो आप देखना। ये मेरा जनरल साइंस का कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी कोर्स आपको है। जाइए परचेज कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। बात करते हैं जीए के कोर्स के बारे में। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, सब कुछ एक सिंगल कोर्स में। बिल्कुल यहां मिलेगा सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको परचेज करना है तो आप जाइए परचम क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये नंबर है, इन नंबर पे अपने डाउट और कोई भी क्वेरी है उसको सोल्व कर सकते हैं। आप हमें मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स आप इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, आप इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन्स इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा लेमा। अब जो सेल होती है, सेल की एक बाउंड्री होगी, बिल्कुल सही है। ये सेल की जो बाउंड्री है वो क्या है? यही तो सेल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के जो इसके आसपास हैं जो चीजें उनको सेपरेट करती है, अलग करती है उससे। अगर मैं पूछूं कि सेल मेम्ब्रेन्स होती कहां है, कौन सी सेल्स में होती हैं? ये प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में होती है। तो बिल्कुल ये बहुत सेल होती हैं, ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं और मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो देखिए यहां है एनिमल सेल्स और यहां है आपकी प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में मोस्ट आउटर जो कवर है वो किसका होता है? ये होता है सेल वॉल का। किसका होता है? सेल वॉल का। लेकिन एनिमल्स में अगर मोस्ट आउटर कवर कवर देखूं तो वो किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन्स का। यानी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इन केस ऑफ एनिमल, तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एंड लाई बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स के केस में सबसे ऊपर होती है सेल वॉल और उसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो मिलकर किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। है ना, रखना बहुत अच्छी चीज है कि मिलकर किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की मिलकर बनी होती है। ठीक है भाई, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी है। लेकिन ये प्रोटीन और लिपिड्स होते कैसे हैं? एक्चुअल में ये बाई लेयर होती है, एक ऊपर एक नीचे। और ये जो लेयर होती है वो लिपिड्स की होती है, और उसके बीच में क्या होता है? प्रोटीन। जैसे सैंडविच में होता है ना, सैंडविच में ऊपर जो ब्रेड होती है, यहाँ क्या है? ये ब्रेड्स क्या? लिपिड्स है। और उसके बीच में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, वो क्या है? वो प्रोटीन्स है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स है, ये जो नाम जो है वो किसने दिया था बताइए? वो दिया था नागेली ने। ठीक है, नागेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स नाम दिया था। यही एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स है उसके नेचर कैसा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज सिलेक्टिवली पेरेमेबल इन नेचर। यानी ऐसे मान लीजिए ऐसी वॉल है, एक तरह से ऐसी मेम्ब्रेन्स है जो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है। जैसे क्या है एक्चुअल में? ये है सेल, है ना, ये सेल। अब इसमें अगर किसी चीज को अंदर जाना है या किसी चीज को बाहर आना है, तो ये हर किसी चीज को अंदर नहीं जाने देती और कुछ हर किसी चीज को बाहर नहीं आने देती। ये जो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सेलेक्टिव चीजों को, ये बहुत एक एमसीक्यू भी बनेगा आगे जाके। ठीक है, ये सेलेक्टिवली प्रेमेबल है। इट अलाउ और परमिट, ये अलाउ करती है और परमिट करती है क्या? द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल को एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है इन और आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर। यही मैंने आपको बताया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अगर आप किसी सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो ना, आप, मैं कहता हूं फोकस रखो, ऐसा रखो कि ये आज के बाद कभी नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ना है कि कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, दो साइंटिस्ट थे, सिंगल और निकोलसन। सिंगल और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का एक मॉडल दिया, है ना। वो क्या, वो मॉडल कौन सा था? वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसमें वही बात बताई गई है कि जो लिपिड्स की जो लेयर है उसके बीच एक सैंडविच की फॉर्म में प्रोटीन की एक लेयर है, और ये जो लेयर है वो क्या है, उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है सेमी फ्लूइड स्टेट में होती है, अर्ध दृढ़ अवस्था में, आधा जल यानी जेली की फॉर्म की तरह, जिसकी थिक कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर मैं बात करूं सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन्स देख लिया, सेल वॉल, हमने सेल वॉल की जब बात करते हैं तो सेल वॉल मोस्ट आउटर कवरिंग है किसकी? प्लांट सेल्स की, क्योंकि सबसे बाहर होता है सेल वॉल, उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन्स। इसका नेचर ही, सेल वॉल का नाम आते ही प्लांट आना चाहिए। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये बताने की बात नहीं है सर, ये तो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूअसली यही शुरुआत से देख रहे हैं। सेल वॉल का अगर मैं बात करूं, ये रिजिड होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है और पोर्स होती है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट। और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ना, ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, अब इसी से समझोगे कि जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, निर्जीव स्ट्रक्चर है, ये कठोर, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, थिक है, मोटा है, और पोर्स है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये किसकी मिलकर बनी होती है? देखो मैं आपको बताऊंगा, यहां छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। अब पोर्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कोई चीज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर इजीली आ जाएगी, इसीलिए तो पोर्स है, ठीक है। ये बनकर मिलकर किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। वो बनी किसकी थी? प्रोटीन और लिपिड्स की, सेल मेम्ब्रेन्स। और ये सेल वॉल किसकी मिल गई है? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर जॉइंड बाय ए लेयर, ठीक है, वो एक लेयर के द्वारा क्या होते हैं? जॉइंड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इस लेयर को क्या बोलते हैं बताइए? बिल्कुल सही, हिंदी में बोलते हैं मध्य पटेल और मिडिल, है ना, लेमी। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, किसकी मिलकर बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसका हमें पता लग गया, सेल वॉल का नेचर पता लग गया, सेल मेम्ब्रेन्स का नेचर पता लग गया। अब देखो सेल वॉल का काम क्या है, उसके फंक्शंस को समझना जरूरी है। देखिए ये थ्योरी तो आप बहुत सारी जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको नेचर समझना पड़ेगा कि एक तरह से ऐसे है, ये सेल वॉल है सबसे बाहर वाली, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, ये नॉन लिविंग होती है, इसमें से एक तरह से ये फुल परमिशन देती है किसी भी चीज को अंदर और बाहर आने की। लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स ऐसा नहीं करती है, वो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर आती है। अब सेल मेम्ब्रेन्स थोड़ी हार्ड होती है ना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग, रिजिड होती है, इसका मतलब सेल को एक फिक्स शेप जो कौन देता है, वो कौन देता है? सेल वॉल देता है ना। डिफाइंड शेप जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है। ये सेल को मजबूत बनाता है, इस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, ये भी हमें पता लग गया। ये प्रीमेबल होती है, अलाउ कर देती है मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने की परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये स्पेसिफिक होती है, इट इज एंटीजन स्पेसिफिक होती है, और इनमें ताकत होती है क्या? ये रिपेयर, है ना, री रिपेयर, ठीक है, और रीजनरेशन में इनमें क्या होती है? पावर होती है। इनकी विशेषता क्या है? ये री रिपेयर और रीजनरेशन की इनकी क्या है? स्पेसिफिक क्वालिटी है। तो सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल में बेसिक डिफरेंस को हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस पूरी सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, पूरी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेल में एक्टिविटीज हो रही है ना, डायरेक्ट, है ना, और कंट्रोल करता है सेल के सेलुलर एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। नाभिक ही ऐसे कहते हैं कि यही क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल है। क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि ये क्या करता है? ये सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हो गया। It was discovered by रॉबर्ट ब्राउन in 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को हम यहां समझेंगे।
क्योंकि न्यूक्लियस का चक्कर ही यही है। ठीक है, देखो अब यूकैरियोटिक, यू का मैंने बताया था, यू यानी ट्रू, कैरियोट्स यानी क्या होता है, कैरियोट्स यानी होता है न्यूक्लियस। अब देखिए, मैंने देखा कि लास्ट मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा, वो बोल रहे थे कि सर यूकैरियोट्स, यानी मेरा पर्पज यहाँ ये समझाना है कि हम यहाँ नीट, वो कह रहे थे कि मैं नीट स्टूडेंट हूँ और मैं बायोलॉजी में पीएचडी भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ स्टूडेंट था। तो बेटा देखो, वो हमें डॉक्टर नहीं बनना है। अगर ऐसे हम पढ़ाने लग गए कि बायोलॉजी में सेल टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ाना है, तो फिर पूरा महीना सेल में ही निकल जाएगा, है ना। फिर कल को कहोगे सर मैंने तो पीएचडी में वो लाइन पढ़ी थी। तो देखो वो उससे वो अलग है, हमें हमें एक लेवल बना के चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इतना डीप में पढ़ लें तो फिर ठीक है, फिर बायोलॉजी की सेल की ही, है ना, एक स्पेसिफिक बुक है उसी को पढ़ना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। लेवल देखा जाता है, एग्जाम में किस तरह का लेवल आ रहा है उसी को कवर करते हैं। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का मतलब है जिनमें न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है ना, जिसको मैं ये कह सकता हूं उसमें रियल न्यूक्लियस उसी में है। ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट भी बोल सकते हैं, उसको एक वर्ड भी बोल सकते हैं कि ये उतना डेवलप नहीं होता, है ना, डेवलप नहीं होता है, बहुत कम डेवलप न्यूक्लियस होता है। वैसे हम लोग एब्सेंट भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी तो आप ये कह सकते हैं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सेमी डेवलप होता है। प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, कहा ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नया नया, कम, बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो बहुत कम। ये डबल लेयर वाला होता है। ठीक है, डबल लेयर कवर होता है, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, जो इसको कवर करती है। इसको क्या करती है, एक डबल लेयर कवर करती है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैज पोर्स, इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मेटेरियल इन आउट ऑफ द सेल। तो क्या करते हैं, इन और आउट करते हैं मेटेरियल्स को ये छोटे छोटे पोर्स। तो न्यूक्लियस देखो ये रहा, ये न्यूक्लियस, सेल में ऐसा आप न्यूक्लियस देखोगे, ये देखो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, और देखो इसके पास में एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन मटेरियल है, देखो क्रोमेटिन मटेरियल, मैं आपको बताऊंगा जब न्यूक्लियस को हम लोग और डिटेल में थोड़ा समझेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रोमेटिन जो है वो क्या है, यहां पर न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीजों को छोटा 1 to 1 करके समझेंगे। अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स है न्यूक्लियस के, इसके अलावा न्यूक्लियस में न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, मैंने बताया दोनों चीज होती है, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मैट्रिक्स, ये दोनों चीज होती है, बिल्कुल सही है। और ये न्यूक्लियस के अंदर, है ना, एक फ्लूइड होता है ना, न्यूक्लियोइस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइस होता है, बिल्कुल सही है। देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है, येलो कलर का। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और क्या चाहिए, कि आपने यहां क्रोमेटिन मटेरियल की बात की है सर, है ना, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, सेल के जो, है ना, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसमिट करता है फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये क्या करता है, ये सेल की ग्रोथ के लिए, इसके रिप्रोडक्शन के लिए, जेनेटिक मटेरियल को स्टोरेज और उसको ट्रांसमिटेड करने के लिए इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल में। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब क्या है, यहां पर है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। अब क्या फंक्शंस है न्यूक्लियस के, फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, सेल की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, और सेल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। वो काम करता है, सेल में जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है, और सेल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये करता है, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनसे जो संतान होती है, ठीक है, उनमें जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनको संचरण में, उनको ट्रांसमिटर में हेल्प करता है, मदद करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करता हूं, साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1862 में। ठीक है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की अगर सबसे पहले डिस्कवरी पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि इट इज साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। हम इसको टू पार्ट्स में वैसे डिवाइड करते हैं, है ना, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल्स क्या है? एक एक्वियस सोलेबल पार्ट है, एक घुलनशील, है ना, एक्वियस सोलेबल पार्ट है, जिसमें क्या होता है, वेरियस फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्मिंग बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? साइकोस्केलेटन बनाते हैं। ये फाइब्रस प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब ऑर्गेनल्स क्या है? सेल के अंदर आपने बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखे होंगे। ये क्या करते हैं, एक निश्चित शेप, साइज, और उनका हर एक ऑर्गेनल का एक फिक्स फंक्शन है कि वो यही काम करते हैं, और ये सारे एक सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो ऑर्गेनल्स किससे कवर होते हैं? एनिमल्स में तो सेल मेम्ब्रेन से, और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल। मोस्ट आउटर से दोनों के लिए हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की। देखो, आपको शायद ये बहुत छोटे अक्षर में है, देखेगा नहीं, लेकिन आप पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मैं आपको बोल बोल के बता देता हूं जो हमें जानना जरूरी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। देखो, एक तो सबसे पहले राइबोसोम्स होते हैं क्या सर? ये बहुत बीच बीच में आपको कवर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहीं आके फंसते हैं। देखो, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है, बिल्कुल सही है। सेल वॉल ये जनरली प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, प्रेजेंट होती है कुछ टाइप में, सिंपल केमिकल कंपोजिशन होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, दोनों में होता है। अगर मैं बात करूं लाइसोसोम और वैक्यूल्स, है ना, और बात करता हूं कैप्सूल की, है ना, तो ध्यान रखना इनमें एब्सेंट होता है, ध्यान रखना एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रिमिटिव, बहुत पहले वाली, है ना, बिल्कुल, जो बिल्कुल इनमें ना के बराबर जो न्यूक्लियस होता है, या तो एब्सेंट होता है या बिल्कुल कम डेवलप होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। लेकिन यूकैरियोट डेवलप होती है, इसलिए उनमें क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, श्वसन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये उतना डेवलप नहीं होता है, कंप्लीटली डेवलप होता है। अगर मैं बात करूं इनमें मिटोसिस, इनमें मिटोसिस नहीं होता, इनमें मिटोसिस पाया जाता है। ध्यान रखना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, इसमें न्यूक्लियोस नहीं होता, इसमें नो मिटोसिस होता है, ये सिंगल क्लोज लूप होता है। लेकिन ट्रू में होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मिटोसिस पाया जाता है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, बस आप इतना समझ लेना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक बिल्कुल डेवलप नहीं है, और यूकैरियोटिक कंप्लीट डेवलप सेल्स है एक तरह से, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के एग्जांपल मैंने आपसे बताए थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि दोनों के एग्जांपल्स क्या क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आता है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज मेड अप ऑफ, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बात कर रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रोटीन और लिपिड्स की मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की मिलकर बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड, किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक कौन थे, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। एबी लीवेनहॉक, लिविंग सेल्स को डिस्कवर करने वाले। स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी दी थी उन्होंने। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेल वॉल शोज, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल कंप्लीट प्रीमेबिलिटी होती है इनमें, बिल्कुल कोई भी चीज अंदर और बाहर आ सकती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कंप्लीटली अलाउ कर देते हैं। लेकिन यही सेल मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली होती है, सेलेक्टिव चीजों को ये अंदर और बाहर आने जाने देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करूं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बार नेम्ड बाई, है ना, ऑप्शन ए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मोस्ट। वैसे हम लोग राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी बचे हैं, सेल ऑर्गेनल्स जितने भी बचे हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है, राइबोसोम्स हो, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, आरएनए और
प्रोटीन। मैंने ये भी बताया था कि 70s टाइप के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में और 80s राइबोसोम्स किसमें होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी। डिफरेंस में भी मैंने बात की थी। अब आपको बताना है कि आप क्या इसी पैटर्न पे क्लासेस चाहते हैं कि कुछ थ्योरी पार्ट प्लस साथ में एमसीक्यूज दोनों कवर होते रहें। देखो मेरा पर्पज ये है कि मैं एमसीक्यू ज्यादा नहीं करवाकर आपको थ्योरी में चीजें करवाऊं, ताकि आपका टॉपिक एक बार क्लियर हो गया। देखो टाइम लगेगा, आप ये चाहें कि ये 2 से 4 10 क्लासों में पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाए, नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको सिलेक्शन चाहिए और कंप्लीट चीजें कवर हो, तो पूरा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कौन कौन से टॉपिक आप सबसे पहले चाहते हैं, किन एग्जाम की तैयारी करें, ताकि उससे रिलेटेड मैं आपसे और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।